मुझे आपसे एक अहम बात करनी है। जावेद ने गाड़ी घर के सामने रोकी थी और दरवाजे का ताला खोलने के लिए नीचे उतरा ही था कि सामने वाले इशफाक साहब ने इसे रोक लिया। हुक्म फरमाइए इशफाक भाई। जावेद कब्रिस्तान से वापस आया था और हकीकतन इसका किसी से भी बात करने का दिल नहीं चाह रहा था। फिर भी एहलाकन बोला, पुलिस मोहल्ले के मर्दों यहाँ तक के कामिल और राहिल जैसे 3 एजेड बच्चों तक का DNA टेस्ट करवा रही है। ठीक है, मैं मानता हूँ तुम लोगों के साथ बहुत बड़ा हादसा पेश आया, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना इज्जतदार लोगों को रखेदा जाए। हम सब पुराने रिहायशी हैं इस मोहल्ले के, यहाँ कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। आपको भी पुरानी मोहल्लेदारी का लिहाज करते हुए पुलिस वालों को ऐसी कार्रवाइयों से रोकना चाहिए। कम से कम 3 एजेस को तो छोड़ दें। मैं आपको बता नहीं सकता कि कामिल और राहिल कितने परेशान थे। इन बेचारों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्यों और किससे किया जा रहा है। इशफाक साहब बोलने पर आए तो बोलते चले गए। इनके लबो लहजे से साफ जाहिर था कि वो इस मामले में अपने नौजवान बेटों को भी मुलविस किए जाने पर शदीद बरहम है। पुलिस भी इसे पूछ कर कार्रवाई थोड़ी करती है इशफाक भाई। रही पुरानी मोहल्लेदारी और एतबार की बात, तो सच पूछे तो मेरा इस वक्त सारी दुनिया से एतबार उठ चुका है। मुझे इस बात के सिवा किसी दूसरी बात में दिलचस्पी नहीं है कि मेरी मासूम बहन का मुजरिम पकड़ा जाए। इसने खुश्क लहजे में इशफाक साहब को जवाब दिया और जेब से गेट की चाबी निकाली। आपका ये रवैया नहायत नामुनासिब है जावेद मियाँ। गुस्से और गम में इंसान को मुरव्वत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इशफाक साहब को इसका अंदाज भी बुरा लगा और बुलंद आवाज़ में बोलने लगे। शायद ये उनकी बुलंद आवाज़ रही होगी जिसे सुनकर जावेद का पड़ोसी अशरफ घर से बाहर निकला। क्या बात है इशफाक भाई, आप इतने नाराज़ क्यों दिखाई दे रहे हैं? इसने एक नज़र ऑटोमेटिक लॉक में चाबी में घुमाते जावेद को देखा, फिर इशफाक साहब से मुखातिब हुआ। मैं इससे DNA के हवाले से बात कर रहा था कि इस तरह करना पुराने मोहल्लेदारी के तकाज़ों को मुतसादिम है, लेकिन ये साहब तो सीधे मुँह बात करने को तैयार ही नहीं। इन्होंने इसी बरहमी से अशरफ को बताया, अगर आप और आपके बेटे इस हरकत में मुलविस नहीं है तो आपको इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। इस तरह से तो शोर सिर्फ चोर मचाते हैं। इसे एकदम याद आ गया कि कामिल और राहिल दोनों कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं और माहम के केस में किसी कंप्यूटर के माहिर का हाथ दिखाई दे रहा था। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम डायरेक्ट मुझ पर और मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। इशफाक साहब गुस्से में कफ उड़ाने लगे। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, आप खुद शोर मचा कर खुद को मशकूक बना रहे हैं। लाख खोल लेने के बावजूद वो अंदर नहीं गया और जहरीले लहजे में जवाब दिया, आप सुन रहे हैं इनकी बातें? लिहाज, मुरव्वत, रवादारी सबको लात मार दिया मौसूफ ने। इशफाक साहब ने अशरफ के आगे दुहाई दी, छोड़िए ना इशफाक भाई, ये बेचारा सदमे में है, कर लेने दीजिए इसे हर तरह से अपनी तसल्ली। हम बेकसूर हैं तो हमें किसी बात से डरने की क्या जरूरत? अशरफ ने एक नज़र इसके तासुरात पर डाली और फिर इशफाक साहब के शाने पर हाथ रख कर इन्हें समझाने लगा। फिर भी मियाँ, बस मैंने कहा है ना, जाने दीजिए। मोहल्लेदारी का तकाजा है कि हम जावेद की ज़हनी और कल्बी कैफियत को समझें और हर तरह से इसके साथ ताउन करें। अशरफ ने समझा बुझाकर इशफाक साहब को वहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। थैंक यू अशरफ, कैसी बात कर रहे हो यार, हम पड़ोसी हैं और हमारे तुम्हारे मसाइल को एक दूसरे से अलग तक थोड़ी हैं। मैंने पहले भी हर मुमकिन ताउन किया है, आगे भी करता रहूँगा, तुम रिलैक्स रहो। माम का कातिल एक ना एक दिन जरूर गिरफ्तार होगा। अशरफ ने बहुत अच्छी तरह से तसल्ली दी। वो इसकी दिलजोई के साथ, एहसानमंदी के एहसास के साथ बस इसका हाथ थाम कर रह गया। जाओ जाओ आराम करो, मैं सफीना से कहकर थोड़ी देर में तुम्हारे लिए खाना भिजवाता हूँ। अशरफ ने अपनी बीवी का नाम लेते हुए इससे हमदर्दी से कहा, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं बाहर से खाना लेकर आ गया हूँ। जावेद ने इसे जहमत देना मुनासिब ना समझा। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना कभी भी कोई जरूरत हो तो मैं मदद के लिए हाजिर हूँ। लहजे में हल्लूस समोए अशरफ ने इसे बेहद मुतासिर किया। ऐसे वक्त में जब वो बिल्कुल तनहा था, किसी की हमदर्दी पर 2 बोल बहुत आम थे। अशरफ चला गया तो वो भी अंदर कमरे में चला गया। सबसे पहला काम इंस्पेक्टर शाम को कॉल करने का किया। मौजूदा सूरत हाल में यह जरूरी हो गया था कि वो इससे कामिल और राहिल पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रखने के लिए बोले। अजीब गड़बड़ घटाला सा आदमी है, या तो सारा दिन घर से बाहर नहीं निकलता, अब गया है तो वापस आने का नाम नहीं ले रहा। इसने एक साफ सुथरे घर पर नजर दौड़ाई और दूसरी दीवार गिर घड़ी की तेजी से आगे बढ़ती सुइयों की तरफ नजर डालते हुए बड़बड़ाई। वो बच्चों की स्कूल रवानगी के बाद बावर्ची आने का फैलाया हुआ गंद समेटने के साथ पूरे घर की सफाई कर चुकी थी, लेकिन जरूरी काम से जाने का कहकर घर से बाहर निकलने वाला शोर कई घंटे गुजरने के बावजूद घर नहीं आया था। लगता है अब मुझे खुद ही बाजार जाना पड़ेगा, वरना खाना बनाने में देर हो जाएगी। आज बच्चे इससे चाइनीज डिश की फरमाइश कर रहे थे। मतलूबा डिश तैयार करने के लिए चिकन और सासेस वगैरह तो घर में मौजूद थे, लेकिन सब्जियां लेने के लिए वो शोर की घर वापसी की मुंतज़िर थी। ऐसा करती हूँ कि एक बार कॉल करके मालूम कर लेती हूँ कि वापसी में कितनी देर है, बल्कि फ़ोन पर ही बता देती हूँ क्या क्या लाना है, तो आते हुए लेकर आ जाए। शोर के सारा दिन घर पर रहने से ये सहूलत थी कि जब भी किसी शय की जरूरत पड़ती वो इसे लाकर दे देता, बल्कि बाहर के सारे काम ही निपटा देता। इसलिए इसे बाहर जाने की जरूरत ना थी और ना आदत, इसलिए वो खुद भी सब्जी लेकर आने का इरादा कर लेने के बावजूद बाहर ना निकल सकी और इसका नंबर डायल करने लगी। दूसरी तरफ से फोन बंद जा रहा था। लो ये अलग मुसीबत है, भूल गए होंगे मोबाइल चार्ज करना। अब बैटरी डाउन होने से मोबाइल बंद पड़ा है। इसने गुस्से से मोबाइल एक तरफ रखा और चारों ना चार खुद बाहर जाने की तैयारी करने लगी। कपड़े कुछ मलगजे से हो रहे थे, पहले वो तब्दील किए, फिर बालों को संवारा और आखिर में हल्के से शेड की लिपस्टिक होंठ पर लगाने लगी। हम औरतें जरा काम के लिए बाहर निकले तो ये सारी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। मर्दों को आसानी है, जिस वलिया में बैठे हों उठकर निकल पड़ते हैं। एक जरा सी सब्जी लाने जाने के लिए इतने मराहल से गुजरते हुए इसे कोफत हो रही थी, लेकिन ये सब करना जरूरी था कि अगर किसी आशना हाथों से मुलाकात हो जाती तो हुलिया खराब होने पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। लिपस्टिक लगाने के बाद अपने हुलिया की तरफ से मुतमईन होकर इसने पर्स हाथ में लिया कि इतला की घंटी बाज उठी। ये कौन आ गया इस वक्त? अल्लाह करे कोई जान पहचान वाला हो।
वो इस वक्त किसी मेहमान को भुगताने के मूड में नहीं थी, इसलिए दिल ही दिल में दुआ पड़ी। जी फरमाइए। दरवाजे पर हिलाफे तवक्को पुलिस वालों को देखकर इसने हैरत से पूछा, आप किशोर घर पर हैं? इनमें से एक ने कहा, जी नहीं, वो जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं। कहाँ गए हैं? मुझे तो नहीं मालूम, बस इतना कहकर गए थे कि जरूरी काम से जा रहा हूँ। इसे पुलिस वालों के तासुरात अंदेशों में मुबतला कर गए। इधर उससे सवाल जवाब करने वाले ने अपने साथी को खामोशी से इशारा किया था और वो इससे कुछ दूर जाकर किसी को कॉल करने लगा। क्या आप मुझे बताएंगे कि आप मेरे शोर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो कुछ कह कर गए हैं कि कब तक वापस आएंगे? पुलिस वाले ने इसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए सवाल दागा। जी नहीं, मैं तो खुद परेशान हूँ। वो आमतौर पर इतनी देर घर से बाहर नहीं निकलते। इनका मोबाइल फोन ऑफ होने की वजह से मेरा इनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। वो अपना मोबाइल फोन साथ लेकर गए हैं या नहीं? क्यों नहीं लेकर जाएंगे? वो थोड़ा तेज होकर बोली, लेकिन किसी अनजाने से अंदेशे ने इसकी आवाज़ को कपकपा कर रख दिया। वो जवाब क्या करते हैं? पुलिस वाले ने इसके लहजे की परवाह के बगैर सवाल जवाब जारी रखे। इनका ज़ाती काम है, वर्क फ्रॉम होम। काम की नोयत मुझे ठीक से मालूम नहीं, कोई ऑनलाइन काम है। इसने माथे पर पसीना साफ किया। वो आम से घरेलू औरत थी जिसकी ग्रेजुएशन के दौरान शादी हो गई थी। शादी के बाद इसका शोहर किसी कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर की हैसियत से काम करता था। बाद में मुलाजमत छोड़कर गाड़ी से काम करने लगा। इसे अपने शोहर के काम की नोयत तो समझ ना आती और ना ही इसने कभी ज़्यादा तजस्सुस महसूस किया था। इसके लिए तो यही काफ़ी था कि वो पहले से बेहतर कमाने लगा और इस पर और बच्चों पर खुलेआम खर्च करता था। 24 तारीख को जब आपकी पड़ोसन माम का कत्ल हुआ तो उस रोज़ आप कहा थी, मैं अपनी वालिदा के घर रहने गई थी। लेकिन आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? वो इन सवालों से जीत जा चुकी थी। क्या आजकल आपका फ्रिज खराब है? जी हाँ, फ्रिज कूलिंग कुछ कम कर रहा है, लेकिन मौसम ठंडा होने की वजह से गुजारा हो रहा है। हमारा इरादा है कि गर्मी आने तक हम नया फ्रिज ले लेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि मौसम ठंडा होने के बावजूद इस रोज़ आपके शोहर माम से बर्फ़ लेने क्यों गए थे? बर्फ़? लेकिन वो तो ठंडा पानी पीते ही नहीं, सर्दी तो दूर की बात गर्मी में नहीं पीते। वो हैरान थी, लेकिन पुलिसमैन अब इसकी बजाय इसके साथी की तरफ मुतवज्जह होगा। इसके घर इसके हाथ से मोबाइल लेकर होने वाली सारी गुफ्तगू से किसी को आगाह करने लगा। सारी बातें बताने के बाद इसने कुछ देर दूसरी तरफ से वो बात सुनी और यस सर कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया और इससे दुरुस्तगी से बोला, आप पीछे हट जाएं हाथों, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। साथ ही पेशकदमी भी की। इसके साथी जो अभी तक पुलिस मोबाइल के पास ही खड़े थे वो भी करीब आ गए। वो इतनी डर गई कि चाहते हुए भी एहतजाज न कर सकी। कुछ देर बाद इसने देखा कि पुलिस इसके कमरे में जहाँ बैठकर इसका शोर काम किया करता था, मोबाइल और लैपटॉप समेत तकिए के गिलाफ में लिपटी गैर मुल्की करेंसी की चंद घड़ियां बरामद कर चुकी है। चमड़े का बैग सीने से लगाए रेलवे स्टेशन का बाहर का रुख करते हुए इसे अंदाजा भी नहीं था कि एक शख्स इसका मुसलसल ताकुब कर रहा है। पिछली रात बेहाबी और दिन भर के सफर ने इसे पूरी तरह थका दिया था और अब वो किसी महफूज ठिकाने पर जाकर आराम करना चाहता था। अगरचा इसके सीने में लगे बैग में इतनी रकम थी कि वो किसी 5 स्टार होटल में भी क्याम कर सकता था, लेकिन किसी होटल में क्याम की सूरत में से अपना शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता और वो नहीं चाहता था कि किसी रिकॉर्ड का हिस्सा बनकर पुलिस को अपना सुराग दे। वो अपने सारे गैजेट्स इसी डर से पीछे छोड़कर आया था। वो जानता था कि अब तक पुलिस इसे मुजरिम की हैसियत से नात कर चुकी होगी, इसलिए किसी और शय की परवाह किए बगैर अपनी जान बचाकर भागा। यहाँ तक कि एक पुराने दोस्त के घर में क्याम का इरादा रखता था। इसे मालूम हो गया था कि मौजूदा हालात में अपने घर में रहना ठीक नहीं है और इसे रकम की भी जरूरत होगी। चुनाचा बड़ी मालियत के नोटों की सूरत में बहुत भारी रकम अपने साथ लेकर चला गया। यह रकम इसके लिए वाहिद लाइफलाइन थी। इसने इसलिए दौरान सफर भी सारा वक्त बैग को सीने से लगाए रखा था। इसे नहीं मालूम था कि इसके स्टेशन पर उतरने से कबल ही इसके लिए जाल बिछाया जा चुका है। धर्मपुरा टैक्सी रोककर इसने बैठते हुए ड्राइवर को बताया और थके हुए अंदाज में सर पुष्ट से टिकाकर आंखें मोड़ी। अभी कुछ ही फासला तय किया होगा कि टैक्सी एक झटके से होगी। इसने चटपटाकर आंखें खोली। ये देखकर निराशा हो गया कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार नकाबपोश टैक्सी की राह रोक खड़े थे। इसने बैग को कुछ और भी ज्यादा मजबूती से अपने साथ लगा लिया। टैक्सी का दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की। अगले ही लम्हे ठक ठक की आवाज के साथ इसकी पुष्ट में लोहे की 2 जलती हुई सलाहें घुस गई। वो तेवरा कर नीचे गिरा और बुरी तरह तड़पने लगा। गिरते वक्त इसके हाथ से बैग छूटकर दूर जा गिरा। ये वो आखिरी मंजर था जो इसने आंखों से देखा। इस लम्हे के बाद वो आलम बेहोशी और दूसरों के रहमो करम पर था। इसका एड्रेस नाम सिस्टम में डालकर इस लैंडलाइन का नंबर मालूम करने की कोशिश करो ताकि फौरी तौर पर इसकी फैमिली से रब्ता हो सके। ये इसकी किस्मत थी कि अस्पताल पहुंचाए जाने के बाद जिस थाने में इसके केस की एंट्री हुई थी, इसका SHO और रवायती पुलिस वालों से कदरे मुख्तलिफ और तेजी से काम करने वाला था। इसने टैक्सी ड्राइवर का बयान सुनने के बाद अंदाजा कर लिया कि जख्मी शख्स भारी रकम के साथ सफर कर रहा था और इस रकम की वजह से निशाना बना है। क्या ये अशरफ अली का घर है? इत्तेफाक से नंबर ट्रेस होने के बाद लाहौर से कॉल गई तो दूसरी तरफ से कॉल रिसीव करने वाला इंस्पेक्टर हसन था। इसने कॉल से तफसीली बात की और पता चला कि अपना सुराग मिटाकर भाग निकलने वाला अशरफ अली कुदरत के शिकंजे में फंस चुका है और मौतोजीस्त की कश्मकश में मुबतला लाहौर के एक सरकारी अस्पताल में पड़ा है। कराची से एक टीम लाहौर रवाना की कि अशरफ अली की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए इससे अस्पताल में इलाज में ही रहने दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद इसने बयान दिया। इसका बयान था, मैं शुरू ही से कंप्यूटर में अच्छा था, लेकिन बदकिस्मती से अब्बा के डॉक्टर बनाने के जुनून में अपना पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं पढ़ सका। शौक ना होने की वजह से मेरा मेडिकल के लिए मेरिट भी ना बन सका। यूँ मैं इधर का रहा ना उधर का। अभी मेरा मुस्तकबिल डामाडोल ही था कि अब्बा और अम्मा ये के बाद दीगरे दुनिया से चले गए। जिंदगी की गाड़ी घसीटने के लिए मैंने एक कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर की मुलाजमत कर ली और एक अजीज की वसासत से शादी भी कर ली। शादी के बाद अखराजात बढ़े तो मैं परेशान हो गया। इन्हीं दिनों मुझे एक शख्स मिला। इसने मुझे गैर कानूनी करेंसी के बिजनेस की तरफ लगा लिया। कुछ चीज़ें इस शख्स ने
मुझे सिखाई और बहुत सी चीज़ें मैंने अपनी फितरी रुझान के बाद सीखी और इतनी महारत हासिल कर ली कि आम लोगों से बहुत आगे निकल गया। शुरू में मैं महज शौक की तकमील और अपनी सलाहियतों को आजमाने के लिए पुराने मोबाइल खरीद कर इन पर काम किया करता था। इस काम को करते करते कुछ सनसनीखेज तस्वीर और वीडियो हाथ लगी तो पैसे कमाने का एक दूसरा जरिया मेरे हाथ लग गया। मैंने कई लड़के और लड़कियों को ब्लैकमेल करके काफ़ी पैसा कमाया। माम की तस्वीरें भी इत्तफाकन मेरे हाथ लगी थी और इन तस्वीरों ने मुझे दीवाना कर दिया था। ये पहली बार था कि मैं पैसा कमाने के लिए किसी लड़की को हासिल करने की ख्वाहिश में था। वैसे मुझे मालूम था कि माम मुझे कोई बड़ी रकम फराहम नहीं कर सकती। इस दिन इसकी कॉलेज से जल्द वापसी, मोना भाभी और सफीना की घर से गैर मौजूदगी ने मुझे बेहतरीन मौका फराहम कर दिया। मेरे हिसाब से इससे बेहतरीन काम यह हुआ कि माम पहले से खुदकुशी का ठाने बैठी थी। मैंने इसे अपनी हवस का निशाना बनाया और इसकी खुदकुशी की ख्वाहिश को खुद पूरा कर दिया। मेरा अंदाजा था कि सुसाइड नोट मिलने के बाद पुलिस इस केस पर दिलजमी से काम नहीं करेगी। जावेद की तरफ से भी मुझे यही तवक्को थी, वो अपनी लाडली बहन का पोस्टमार्टम नहीं होने देगा, लेकिन सब कुछ मेरी तवक्कुआत के खिलाफ होता चला गया। मैंने हाशिमा की हरकत का फायदा उठाने का सोचकर इसे भी फंसाने की कोशिश की, लेकिन मेरी हर चाल उल्टी पड़ती चली गई। और जिस दिन DNA के टेस्ट के लिए मोहल्ले के मर्दों के सैंपल लिए गए, मैं समझ गया कि कहानी अब खत्म होने वाली है। मैंने टेस्ट की रिपोर्ट आने से कबल ही फरार का मनसूबा बनाया और भारी रकम के साथ घर से बाहर निकला। मैं समझता था कि मैं अपनी जहानत के सारे बाग निकलूंगा, लेकिन मासूम माहम का खून नाहक ने मेरा पीछा किया और मैं इस तरह गिरफ्त में आ गया जिसका गुमान भी नहीं था। अशरफ इसके बयान के बाद बहुत दिनों तक अस्पताल में रहा, लेकिन मुकम्मल सेहतयाब ना हो सका और रीढ़ की हड्डी पर लगने वाली एक गोली ने हमेशा के लिए इसे बिस्तर पर डाल दिया। यूं वो दुनियावी कानून से पहले ही कानून कुदरत के शिकंजे में आ गया। आप इतला की घंटी बजते ही उष्णा ने दरवाजा खोला तो जावेद को सामने खड़ा देखकर एक पल के लिए ठनक गई। आइए अंदर तशरीफ लाइए। इसने फौरन ही खुद को संभाल लिया और जावेद को अंदर आने की दावत दी। 2 मिनट बाद ही वो उष्णा के ड्राइंग रूम में मोना के रूबरू बैठा हुआ था। मैं तुम्हारे सामने अपनी कोई सफाई पेश नहीं करूंगा। मुझे एतराफ़ है कि मैं गुनाहगार हूँ और कुदरत की तरफ से मुझे ऐसी सज़ा और सबक मिल चुका है जो मरते दम तक मुझे तड़पा कर रखेगा। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी बेवफाई और बदकिरदारी के साथ साथ मेरी बदगुमानी ने भी तुम्हें हर्ट किया। अगरचे मेरे सारे जुर्म नाकाबिल माफ़ी हैं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और हर इस तलाफ़ी के लिए तैयार हूँ जो तुम मुझसे चाहो। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मोना से नजरें मिलाकर बात करता, चुनाचे अपने जूतों पर नजरें गाड़े हुए बोलता चला गया। मोना ने इसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और पलके झपकाए बगैर गौर से इसकी तरफ देखती रही। मुझे मालूम है कि जो कुछ हुआ इसके बाद तुम मेरे साथ रहना पसंद नहीं करोगे। लैदगी के लिए तुम्हें मेरी तरफ से किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं हक महर का चेक अपने साथ लाया हूँ, इसके अलावा तमाम जेवरात और मकान भी तुम्हारे नाम कर दिया है। मेरी तरफ से ये एक अजियत की तलाफी की कोशिश है जो मेरे साथ तुमने देखी। मैंने एक किराए के लिए एक घर देख लिया है, मैं आज ही वहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे किरदार पर जो इल्ज़ाम लगाया इसके बाद तुम अपने घर वालों का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो और इसीलिए उष्णा के साथ रह रही हो, लेकिन मुझे तुम्हारी बेगरी गवारा नहीं। तुम चाहो तो आज ही से अपने घर में जा सकती हो। इसने घर की चाबियाँ और एक मोटा लिफाफा इसके सामने मेज़ पर रखा। डिवोर्स पेपर जब तुम चाहोगी मैं तुम्हें भिजवा दूंगा, इसके बाद मुकम्मल हो गई। मोना की तरफ से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा गया। वो अपनी जगह से उठा और शिकस्त होता सा हारजी रास्ते की तरफ बढ़ा। जावेद पीछे से सुनाई देने वाली मोना की आवाज़ ने इसके कदम साकित कर दी। ये सच है कि जो कुछ हुआ इसके बाद मैंने आपसे अलग होने का फैसला कर लिया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। मोना के अल्फाज ने इसे चौंक देने पर मजबूर कर दिया। फरिश्ता मैं भी नहीं हूँ, इसलिए अपने आप को इंसान होने का मार्जिन देने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मुझे यकीन है कि आप कभी भी जिंदगी में आपके कदम नहीं भटकेंगे। किसी नए शख्स के किरदार को आजमाने से कई गुना बेहतर है कि मैं इस शख्स को माफ कर दूं जिसके बारे में मुझे यकीन है कि वो अब हमेशा राह रास्त पर चलेगा। वाकई खुशी और बेयकीनी से जावेद की आवाज़ कांप गई। बिल्कुल, इसने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। थैंक्स, जावेद ने कहना चाहा, लेकिन मोना ने हाथ उठाकर इसे बोलने से रोक दिया। बाकी बातें घर चल कर करेंगे। उष्णा की फ्लाइट का टाइम हो रहा है, वो मुझे अम्मी के घर ड्रॉप करके अपनी ड्यूटी पर जाना चाहती, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं रही। मैं आपके साथ अपने घर चलूंगा। क्यों उष्णा, मैंने ठीक फैसला किया है ना? वो जावेद के बोलते बोलते उष्णा से मुखातिब हुई, जो एयर होस्टेस की यूनिफॉर्म में मलबूस अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। फिर भी इन लोगों के लिए चाय का कप तैयार करके ले आई थी। बिल्कुल ठीक फैसला किया है डियर, लेकिन अगर तुम्हें अपने घर जाने की ज़्यादा जल्दी ना हो तो मेरी मेहनत और खलूस से बनाई गई चाय पीती जाओ। उम्मीद है कि इस चाय की मिठास हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी में घुली रहेगी। जिंदगी जीने का एक और मौका दे रही थी तो इसके लिए बाहें खोल देने में कोई बुराई नहीं थी।